It's time for the meet and greet. Meet and greet. हेलो नाजरीन, कैसे हैं सब लोग। मैं गार्गी बोल रही हूँ और आज का जो शो है असावरीज मीटिंग शो 6। आज हमने दावत दिए हैं हमारे बहुत अच्छे दोस्त और कम्युनिटी एक्टिविस्ट सैयद जमाल मोहसिन साहब को। आइए मोहसिन साहब, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इनवाइट किया अपने प्रोग्राम में। इट्स इंडीड माय ग्रेट प्लेजर। तो मोहसिन साहब एक्चुअली बहुत ही टैलेंटेड कोई है और वो फाइनेंशियल एडवाइजर है और उसके साथ साथ उनके बहुत मालूमात है रियल एस्टेट के बारे में। वो कम्युनिटी अफेयर्स को भी बहुत अच्छी तरह डील करते हैं और जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे इस शो का आप और भी आपको जानकारी मिलेगा हमारे मोहसिन साहब के बारे में। तो हमारा पहला जो डिस्कशन की मुद्दा है वो है शरिया लॉ, क्योंकि हम बार बार सुन रहे हैं अभी अफगानिस्तान का जो मसला जारी है उसमें तालिबानों ने विमेंस को आगे करेंगे, लेकिन शरिया लॉ को मद्देनजर रखते हुए हम सुनते रहते हैं शरिया लॉ के बारे में, लेकिन हमारे एक्चुअली जो नॉन मुस्लिम्स फ्रेंड्स हैं उनका इतना क्रिस्टल क्लियर आइडिया मालूमात नहीं है। तो मैं गुजारिश करूंगी मोहसिन साहब को कि आप मोहसिन साहब थोड़ा रोशनी डाले, शरिया लॉ, शरिया आइन का मतलब क्या होता है? ओके, सो सबसे पहले तो मैं एक डिस्क्लोजर दे दूं कि मैं कोई आलिम नहीं हूं, बल्कि मैं एक आम आदमी हूं। तो अब उसके बैकग्राउंड में मैं आपको बहुत ही लेमैन के तौर पे मैं आपको जो एक्सप्लेन कर सकता हूं कि व्हाट इज शरिया, तो वो मैं इस तरह से आपसे कहूँगा कि जिस तरह से कोई आप जॉब पे जाती हैं तो आपको एक एम्प्लॉय गाइड बुक मिलती है, या आप कोई ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करते हैं तो आपको एक बायलॉज की कॉपी थमा देते हैं। तो बिल्कुल उसी तरह से शरिया इज इस्लामिक लॉ ड्राइव फ्रॉम कुरान and Sunnah is whatever Prophet Muhammad, peace be upon him, did in his life. We follow them. So that's all it is. Islamic law, a guidebook from God that how should we we call it the way of life that we have is given to us. Now, so Sharia word जो है फिर से एक बार दुनिया में आम जबान पे आ गया है because of अभी जो कुछ अफगानिस्तान में हो रहा है, तालिबान जो आ रहे हैं उसके खौफ से। लेकिन मैं ये आपको बताता चलूं कि शरिया कोई नई चीज़ नहीं है, बल्कि इसमें वही लॉज हैं जो कि इससे पहले न्यू टेस्टामेंट और ओल्ड टेस्टामेंट में मौजूद थे। तो वही चीज़ कंटिन्यू कर रही है इस्लाम में भी, और ये वही एक लीनियज है। फिर इसके बाद जो दूसरी बात आती है वो शरिया के बारे में, वो हमेशा ये आती है कि इसके अंदर वुमेन ऑपरेशन होता है, पनिशमेंट होती है, स्टोनिंग होती है, कटिंग ऑफ द हैंड्स होता है, ये सारे मसाइल जहन में आते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं कि ये नाइंसाफी है और या ये लाइल्मी है नॉन मुस्लिम्स की, और या हमारी अपनी शॉर्ट कमिंग्स हैं कि हम उनको एक्सप्लेन नहीं कर सके कि शरिया जो है वो सिर्फ हाथ काटना और वुमेन पे ऑपरेशन करना और पनिशमेंट देना नहीं है। ये बिल्कुल ऐसा ही हो, ये बिल्कुल ऐसा ही है कि अगर कोई आदमी आपसे पूछे कि अमेरिकन गवर्नमेंट का कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, और आप उसको सिर्फ इतना बताएं कि अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में कैपिटल पनिशमेंट है, यानी आप अगर कोई जुर्म करेंगे, कोई क्राइम करेंगे तो आपको कैपिटल पनिशमेंट मिलेगी, ठीक है? क्या ये इसके साथ जस्टिस होगा कि अमेरिकन गवर्नमेंट का कॉन्स्टिट्यूशन क्या सिर्फ यही है? मैं आपको कुरान से मैं आपको बताऊं कि कुरान में हमारे कोई 6000 पैसेजेस हैं, वर्सेस। उसमें से सिर्फ 10 पैसेजेस ऐसे हैं जो बयान करते हैं कुछ सजाओं का कि अगर आपने ये किया तो उसको आपको ये सजा मिलेगी जी। तो वो 0.5% बनता है पूरे कुरान का। तो अब आप उस 0.5% को लेके और बोलें कि जी शरिया आ रहा है, शरिया आ रहा है, भागो भागो भागो, ये पता क्या कर देंगे, ये एक नाइंसाफी है। मैं एक और आपको बताऊं कि कोई भी महज़ब मुआशरा होता है, कोई सिविल सोसाइटी होती है, उसके अंदर कुछ चेक एंड बैलेंस होते हैं, उसके अंदर कुछ लॉज होते हैं, इसीलिए यहाँ जैसे आप देखते हैं पुलिस है,
फौज है, हर मुल्क में है, TSA है, यहाँ होमलैंड सिक्योरिटी भी है। ये इतनी सारी चीजें क्यों हैं? ये इसीलिए है कि लोगों को सही रास्ते पे चलाया जाए और दूसरे जो अच्छे लोग हैं वो इत्मीनान से इस दुनिया में अपनी जिंदगी गुजार सकें। और तो इसी तरह से हमारे मुस्लिम ममालिक में भी इसी तरह से है कि हमारे जो लॉज हैं जो हमें कुरान की तरफ से मिले हैं, विच इज नॉट मच डिफरेंट देन एनी अदर लॉ और एनीथिंग, बिकॉज जैसे मैंने बताया कि जो 10 कमांडमेंट है जो मोसेस प्रॉफिट मोसेस को आई थी, वो पूरी की पूरी 10 कमांडमेंट हमारे में भी है। हम कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिससे हम डिफर करते हो कि नहीं हम ये एक्सेप्ट नहीं करेंगे। जीसस जो हैं उनकी बाइबल और जीसस का जितना ज्यादा जिक्र कुरान में आया है किसी और प्रॉफिट का नहीं आया है। तो हम तो उन सब को मानते हैं। अगर हम उन प्रॉफिट्स को ना माने तो हम असली मुसलमान नहीं रहते। हमारे पास तो ये भी है। अच्छा, अब इसके बाद अब मैं आपको ये बताऊं कि इस कुरान में और इस्लाम में हमें ये भी सिखाया जाता है कि तुम को जो है एक फीमेल और एक मेल से पैदा किया गया है और फिर उसको कौम और कबीलों में बांट दिया। फिर उसको ये भी हिदायत हमें दी गई है कि एक दूसरे को जानो, पहचानो, एक दूसरे से नफरत ना करो। तो हमें क्या सिखाया जा रहा है? हमें ये सिखाया जा रहा है कि यूनिटी ऑफ ह्यूमैनिटी, ये है शरिया। आपको और बताऊं मैं शरिया। प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम बताते हैं कि तुम उस वक्त तक अच्छे मुसलमान नहीं हो सकते जब तक कि तुम पेट भर के खाओ और तुम्हारा हमसाया भूखा हो। तो इसका मतलब ये हुआ कि भूखे और जरूरतमंदों और जो हमसाए हैं उनका ख्याल रखना हमें सिखाया है। ये शरिया है, ये शरिया है। अच्छा, एक ये भी हमें प्रॉफिट मोहम्मद ने पीस बी अपॉन हिम हमें बताया कि अच्छा बोलो और या फिर खामोश रहो। जिसका मतलब ये है कि या तो तुम सही बोलो, अच्छा बोलो, सच बोलो, वरना खामोश रहो, कुछ मत बोलो। ये शरिया है। जिन्होंने अब जिस तरह से फेथ, क्रिश्चियन फेथ है, उसमें कुछ लोगों ने बाइबल को अपने मकसद के लिए आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट जा करके उन्होंने इंटरप्रिटेशन होता है जी, बिल्कुल उसको अब्यूज किया और उसकी बुनियाद पे उन्होंने क्रूसेड किया, स्पेनिश इंक्विजिशन किया, जेनोसाइड किया यहाँ अमेरिकन, नेटिव अमेरिकन का, और स्लेव ट्रेड्स की। तो हम क्या कहेंगे कि क्रिश्चियनिटी खराब है या हम कहेंगे कि वो क्रिश्चियन जिन्होंने ये काम किया है वो खराब? एग्जैक्टली, आई कंप्लीटली एग्री विद यू। जिन्होंने किए हैं उनका नियत अच्छा नहीं था, राइट। तो लेकिन कोई भी मजहब वायलेंस तो सिखाता नहीं। तो लेकिन हम दूसरों से नफरत कराने को सिखाते हैं कि वो लोग ऐसे हैं, ये ऐसे हैं, वैसे हैं जी। ये नाइंसाफी है। इसलिए कि अब हम इस अमेरिका में सिर्फ 2% हैं, ठीक है, लेकिन नॉन मुस्लिम खौफजदा हैं कि ये मुसलमान यहाँ भी वो शरिया लॉ लेके आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ भी है, इंग्लैंड में भी ये एक वो सेनेटर और कांग्रेसमैन और ओ भाई डरते क्यों हो? यहाँ शरिया लॉ ऑलरेडी आ चुका है और चल रहा है, 200 सालों से चल रहा है। मैं उसकी चंद मिसालें दे देता हूँ कि वो यहाँ के जो कवानीन है, जैसे मर्द औरतों के साथ बराबरी का सलूक, इक्वल पे, नस्लें और रंग की बुनियाद पर सब बराबर है, ठीक है। चैरिटी, हमारे यहाँ ज़कात होती है, वही चैरिटी है वो। 10 कमांडमेंट जैसे मैंने बोला कि वो भी मानते हैं, हम भी मानते हैं। तो ये एक हमारी तरफ अल्लाह की गाइडेंस है, इसको हम शरिया कहते हैं। तो इससे घबराने की बात नहीं है, बल्कि अगर जो शख्स वाकई असली मुसलमान है और इसको वो फॉलो कर रहा है और उसको मिसयूज नहीं कर रहा, अब्यूज नहीं कर रहा, तो शरिया तो बहुत ही अच्छी चीज़ है, नॉन मुस्लिम के लिए भी और इस मुस्लिम, क्योंकि हमारे इस्लामी मुल्क में जो नॉन मुस्लिम होते हैं उनके भी हुकूक हैं। और बहुत सी ऐसे वाकयात हुए कि जिसके अंदर किसी ने मुसलमान, कोई जो अच्छा मुसलमान नहीं था, उसने सोचा कि भाई हमारी हुकूमत है तो नॉन मुस्लिम के खिलाफ मुकदमा करेंगे, हम जीत जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो काजी ने जब फैसला दिया तो वो नॉन मुस्लिम के हक में दिया क्योंकि वो सही था। तो ये बातें सामने नहीं आती हैं और दूसरी बातें आती हैं। तो मेरा होपफुली कि आपको शरिया के बारे में खासी मालूमात और अंदाजा हो गया कि ये इससे घबराने की कोई बात नहीं है। ये
इस घबराने की बात सिर्फ यह है कि इसका मिस इंटरप्रिटेशन, जो कि हर मजहब में हो सकता है, क्रिश्चियनिटी कोई भी मजहब में, बिल्कुल बिल्कुल, वो ले करके और उसको, और फिर आप दूसरों को मारना शुरू कर दें कि भाई हमारे ये हमें सवाब मिलता है मारने का। नहीं, ऐसा नहीं है, कोई भी नहीं, बिल्कुल नहीं है, चाहे वो मुस्लिम हो। बिल्कुल, मैं बिल्कुल आपसे सहमत हूँ, क्योंकि कोई भी मजहब कोई भी वायलेंस ऐसे सिखाता तो नहीं, सभी प्यार बांटता है और अमन चैन से मिलजुल के रहना सिखाता है। तो बिल्कुल मैं सहमत हूँ। अभी नाजरीन, हम हमारे जो मुद्दा जो है, बहुत ही एक अहम मुद्दा, अफगानिस्तान और पाकिस्तान, देखिए दो पड़ोस मुल्क है, वतन है, अपने बॉर्डर को शेयर करता है। और पाकिस्तान में बहुत सारे पाश्तून और अफगान रहते हैं। तो हाल ही में अफगानिस्तान का जो नाजुक सिचुएशन जो है, लोग थोड़ा खौफ में जी रहे हैं, क्योंकि 20 साल पहले तालिबानों ने जो हरकत दिखाया वो एकदम लोगों के दिल और दिमाग में बैठ गया। तो लोग बहुत डर रहे हैं, तो बहुत लोग भाग रहे हैं पड़ोस मुल्क में या तो कोई और फॉरेन कंट्रीज में। लेकिन एक मिक्स्ड फीलिंग भी आ रहा है। जैसे कि हाल ही में मैंने एक वीडियो देख रही थी कि पाकिस्तान का बॉर्डर अभी खुला हुआ है, तो जिसमें बहुत सारे अफगान लोग अभी जा रहे हैं वापस अपने अफगानिस्तान में, क्योंकि उनको लगता है कि तालिबानों ने बहुत अच्छा काम किया। यूएसए जो बहुत मजबूत और बहुत ही स्ट्रॉन्ग कोई था, उनको हटाया और उन्होंने हीरोइज्म दिखाया। तो ये बड़ी एक मिक्स्ड फीलिंग आ रहा है। तो जमाल साहब, आप हमें बताएं दैट आपका जाती क्या फीलिंग है, क्या जज्बा है इसके बारे में, पाकिस्तान, व्हाट इज पाकिस्तान थिंकिंग अबाउट अफगानिस्तान, और आगे पाकिस्तान अफगानियों के लिए क्या करेंगे शायद। देखें, पाकिस्तान और अफगानिस्तान की किस्मत एक दूसरे से जुड़ी हुई है, क्योंकि वो सिर्फ हमसाया ही नहीं, और ये मैं इंडिया के बारे में भी कह सकता हूँ, लेकिन अफगानिस्तान के बारे में इंडिया से भी ज़्यादा हमारी चीज़ें मिलती हैं। जैसे आपने जिक्र किया पश्तून का, पश्तून उस तरफ भी हैं सरहद के और पश्तून इस तरफ भी हैं सरहद के, और उनमें आपस में शादियां भी होती हैं। वो एक दूसरे का बॉर्डर में आना जाना उनका लगा रहता है जी। इसी तरह दूसरी बात ये कि उनका मजहब भी वही है जो पाकिस्तान में रहने वालों का है, तो उनकी दोस्तियां हैं, रिश्तेदारियां भी हैं और हमदर्दियां भी हैं। तो अगर अफगानिस्तान में बदअमनी होती है या खाना जंगी होती है, सिविल वॉर होती है, तो इसका असर सबसे ज़्यादा जो पड़ेगा वो पाकिस्तान पे पड़ता है। और वो हमने देखा पिछले 20 सालों में कि अफगानिस्तान में या तो वो तालिबान कुछ अरसे के लिए रहे, ये सारा मामला जो शुरू हुआ ये तकरीबन वो उस ज़माने में 2001, मगर उससे पहले जो था वो ये हुआ था कि रशिया इन्वेजन जो चला 79 से 89 तक, 10 साल उन्होंने रशिया के खिलाफ जंग लड़ी। उसके बाद रशिया को भगाया और फिर उनके आपस में जो है वो, चूंकि इतने ग्रुप, इतने ट्राइब्स हैं वहाँ पे, सिर्फ पश्तून नहीं है, वहाँ पे हज़ारा के लोग भी हैं, ताजिक लोग भी हैं जी, बिल्कुल। तो जाहिर है जब बहुत सारे एथनिसिटी होगी तो आपस में इत्तेहाद भी बहुत मुश्किल होगा। तो उनमें आपस में खाना जंगी चलती रही। फिर 1996 में तालिबान ने हुकूमत बनाई, और उन दिनों में उन्होंने कुछ जब हुकूमत बनाई तो चंद साल ये भी गुजरा होगा कि ये फिर 2001 का ये जो मामला हुआ और इसमें उसामा बिन लादेन का हाथ नज़र आया, और उसामा बिन लादेन की रिहाइश जो है वो हमारे उसमें अफ़गानिस्तान में थी। तो जाहिर है उसकी वजह से फिर अफ़गानिस्तान के ऊपर दबाव पड़ा कि वो उसे दे दें। उनका नहीं, हम नहीं देंगे, ये तो हमारा हीरो है, क्योंकि इसने जंग लड़ी थी रशिया के खिलाफ, हम इसे कैसे निकाल दें। तो
ये सारे मसाइल हुए और उसके बाद जो है वो फिर आपको पता है कि 2001 के बाद अमेरिका वहाँ जाके बैठा, उसने न सिर्फ ये कि उसको तबाह किया, उनकी बिल्कुल मलबा बना दिया, उसको मलबे का ढेर बना दिया अफगानिस्तान को। और ये तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हिलरी क्लिंटन खुद भी कह चुकी हैं कि हमने रशिया के लिए इस्तेमाल किया अफगानिस्तान को, और फिर जब सारा हमारा काम हो गया तो हमने अपना बिस्तर बोरिया उठाया और चले आए। ये नहीं देखा कि वो जो अफगानिस्तान में जो भी तबाही आई थी उसको हम रीबिल्ड करें, उसमें स्कूल खोलें, हॉस्पिटल खोलें, उनको जॉब दिलाएं। कुछ भी नहीं हुआ तो जाहिर है वो जब कुछ भी नहीं होगा उनके पास तो what else they have left to lose? They la mahala they have to find some way, something to do. And so ये एक मसला चलता रहा, और सिर्फ अफगानिस्तान में नहीं रहा, ये फिर फैल के पाकिस्तान में आया। पाकिस्तान में 20 सालों से जो है वो 3 से 5 मिलियन के दरमियान एक अंदाजे के मुताबिक रिफ्यूजीज हैं, अफगानी रिफ्यूजीज, जो कि हम एक गरीब मुल्क हैं, हम नहीं बर्दाश्त कर सकते, लेकिन हमने बर्दाश्त किया, उनको रखा, कैंपों में रखा। जो अब वो कैंप में भी नहीं है, वो तो अब अपने अपने घरों में उन्होंने सेटल भी हो गए वहाँ पे बहुत सारे। तो हमारी हमदर्दियाँ ज़रूर थी कि हम उनको सपोर्ट करते, और हमने किया भी, पाकिस्तान ने, हम तो नहीं, मैं तो यहाँ बैठा हुआ था, लेकिन हमारे हमवतनों ने, क्योंकि मुसलमान की हैसियत से और पड़ोसी की हैसियत से हमने रेफ्यूजीज को पनाह दी। लेकिन उससे क्या हुआ कि हमारे अपने यहाँ धमाके शुरू हो गए, जो पहले कभी नहीं था। जब से ये जो अफगानिस्तान की वार, अमेरिका वहाँ पहुँचा, सुसाइड बॉम्बिंग जो है ये उसके बाद से शुरू हुई है, जिससे हम भी उसके लपेट में आ गए। पाकिस्तान में हर वक्त सुसाइड धमाका होना शुरू हो गया। 70,000 पाकिस्तानी शहरियों की जान गई, क्योंकि उन्होंने ड्रोन, जब अमेरिकन ने, तो इस वजह से कि वो शायद अफगान लीडर्स वहाँ पे हैं, तो उन्होंने वो हमले किए, और उसमें 70,000 शहरियों हो गए। और हमारी इकानमी को धक्का लगा। कोई $150 बिलियन का हमें धक्का लगा है माली तौर पे इस वॉर की वजह से, जो कि पाकिस्तान की वार नहीं थी, ये तो अफगानिस्तान और अमेरिका की वार थी, जिसमें पाकिस्तान लपेट में आया। तो पाकिस्तान ने बहुत कुर्बानियाँ दी हैं और अपनी इकानमी को नुकसान भी बर्दाश्त किया है। तो अमेरिका को तो ये चाहिए कि वो इसका शुक्रिया अदा करे, बजाय शुक्रिया अदा करने के लिए कि वो और डू मोर एंड डू मोर का नारा लगाते रहे, और अभी भी वो ये इल्ज़ाम लगाते हैं कि पाकिस्तान इनको सपोर्ट कर रहा है। देखें, आपने बताया ना कि रेफ्यूजीज वहाँ अगर हैं और वो 3 से 5 लाख के उसमें हैं, मिलियन में, तो भाई वो जब उन्होंने देखा कि उनके तालिबान को विक्ट्री हो गई है और वो काबिज हो गए हैं, तो जाहिर है वो दे वांट टू गो होम। वो पाकिस्तान में नहीं ना, वहाँ वो तो मजबूरी में रह रहे थे, और अपने घर को छोड़ के, जैसे देखें ना, अगर बहुत से लोग यहाँ पे पाकिस्तान और इंडिया से हैं जो कि अपॉर्चुनिटी की वजह से आए थे यहाँ, कि उनको वहाँ नहीं मिल रही थी उनके टैलेंट के हिसाब से, या उनको एजुकेशन नहीं मिल रही थी, इतनी हाई एजुकेशन, तो वो यहाँ आए और फिर यहाँ रह गए। लेकिन जब भी मौका मिलता है तो हम लोग, हमारे पाकिस्तानी और इंडियन, वापस अपने मुल्क जाते हैं उनको फ़ायदा पहुंचाने के लिए कि भाई हमने जो कुछ सीखा है हम उनको दें। तो अफगानी अगर जा रहे हैं तो इसमें पाकिस्तान का हाथ नहीं है कि वो भेज रहा है कि और तालिबान को स्ट्रॉन्ग करो, नहीं, वो तो खुद जा रहे हैं, और उसमें वो तो अपने मर्जी में, वो तो अपना मर्जी है। तो एनीवे, जमाल साहब, आप बहुत अच्छे एक स्पीकर हो, और आप जब मेरे साथ एक साथ शो किए हो, आई नो दैट हाउ डेडिकेटेड यू आर। तो टाइम फ्लाइज। तो अभी हम हमारे आखिरी घड़ी में पहुंच गए हैं इस शो का। तो हमारी जो डिस्कशन है वो है कम्युनिटी अफेयर्स। तो आपने मेरे साथ 2-3 शोज साथ साथ किए हैं, तो उसमें जो सबसे अहम वो है रजिया सुल्तान, जिसमें आप अल्तमश की रोल में थे, और दूसरा है अमीर खुसरो, जिसमें आपने बहुत अच्छा नरेशन किए थे। और हमारी पहली मुलाकात एक्चुअली 3-4 साल पहले हुई थी, तो ये जश्न आज़ादी का एक माहौल था, तो उसमें भी आपका एक बहुत अच्छा स्पीच मुझे बहुत अच्छा इम्प्रेस किया।
तो इसके साथ साथ कल्चरल एक्टिविटीज के साथ साथ आप मिलन भी करते हो, जो आप दूल्हा दुल्हन को मिलाते हो, चाहे वो वर्चुअली हो या तो इन पर्सन हो। तो आप प्लीज आपका जो मिशन है, जो 2 प्रोजेक्ट्स आपका आ रहा है आई थिंक सितंबर में, राइट? तो प्लीज हमारे नाजरीनों को बताएं। हाँ, जैसे आपको पता है कि मुसलमान एक बहुत ही स्मॉल पॉपुलेशन है यहाँ पे, इतने बड़े कंट्री में, दे आर स्प्रेड आउट। तो जब मौका आता है, शादी की एज पे पहुँचते हैं लड़के लड़कियाँ, तो उनको सबसे बड़ा मसला ये होता है कि वेयर डू वी स्टार्ट, वेयर डू वी गो? देयर इज़ नो मुस्लिम क्लब, देयर इज़ नो कम्युनिटी सेंटर, you know, it's all only Islamic center, you know, for the prayers, but not for socialization. So now they are frustrated. तो मैंने 2007 में 14 years ago मैं और मेरी फैमिली के कुछ लोग, मेरे भाई भतीजे और कुछ दोस्तों ने ये ऑर्गेनाइजेशन एस्टैब्लिश की, milanus.com, MILLANUS.com। और इसका मकसद ये था कि हम एक प्लेटफॉर्म दें अमेरिका में रहने वाले उन सिंगल मुसलमानों को जो रिश्ते के लिए ढूंढ रहे हैं। तो जो सबसे मुश्किल काम होता है ये कि भाई वेयर डू वी स्टार्ट, तो दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट वेयर दे कैन कम, वी इंट्रोड्यूस देम एंड देन वी हैव अ। तो इसका इनिशियल प्रोसीड्यूर कैसा होता है? कोई फॉर्म भरना पड़ता है क्या? Wait, it's a website, milanus.com, where they can go and register. There's all it's all automated, you know, online. And since COVID, you know, we have stopped the in-person live events, and now we are doing virtual. And so we did one virtual in July, and it was very successful. So we decided to do 2 next month. And why 2? Because we used to do it 25 to 35 age group. Then people started saying, why are you ignoring us, 35 plus? So we have added 35 plus. So now we're going to have September 19th for younger group, 25 to 35. And then Sunday, 26th September, we're going to have from 11 to 2, it's about 3 hours event in September 26th for 35 plus. What we do is that first they introduce themselves. 1 minute हम देते हैं उनको कि भाई अपना तारुफ बताओ कि वो कौन हो, क्या हो, प्रोफेशन क्या है, एजुकेशन क्या है, ताकि लोग मेंटली एक नोट ले लें कि भाई किस पे फोकस करना है, किससे बात करनी है, ये मेरे मतलब का है या नहीं है, और फिर उससे आगे बात करें। क्योंकि आगे फिर हम छोटे छोटे ग्रुप में बांट के उनको 3 लड़के 3 लड़कियां बैठा करके तो हम उनको टॉपिक देते हैं शादी से मुताल्लिक, ताकि उनकी पर्सनालिटी निकल के आए और फिर एक समझें और कि हाँ दिस वन लुक्स लाइक दैट, यू नो, कुड वर्क आउट। फिर वो ड्यूरिंग द होल इवेंट दे हैव अ चैटिंग, दे कैन चैट on a one-on-one basis, and they can offer their information. And if the other person also responds and say, okay, yeah, I'm interested, let's meet after this event, then they can do the traditional way, अपना family से मिलना मिलाना जो भी करना है, ताकि वो अगर वो वाकई सब कुछ ठीक ठाक है तो फिर they can get, you know, they propose each other and get married. And there are many people that we have introduced about 3,000 single Muslims so far to each other, and many have got married. We don't have the statistic because when they get married, they don't tell us that they got married. That's a disadvantage for us, and that's why we don't have testimonial, but it's okay. We are doing it not for them, not for their thanks. We are doing it for the sake of Allah, that we are, हम दूसरों की जिंदगी बना रहे हैं, बसा रहे हैं, वही तो। That's the passion that I have. ये बहुत ही नेक काम आप कर रहे हैं, क्योंकि जब बच्चे बड़े हो जाते हैं उनके अब्बू अम्मी का यही ख्वाहिश, यही गुजारिश, यही सपना होता है, ख्वाब होता है कि उनके बच्चों का घर बसे और एक अच्छा स्पाउस मिले जो वेल एजुकेटेड हो, अच्छा दिखते हो, अच्छा कमाई है। तो आप बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। मैंने आपका मिलन का कुछ क्लिप्स देखी हूँ, और अपने जो इन पर्सन जो मिलन पहले किया करते थे कोविड के पहले, तो उसका आपने बहुत अच्छा यूट्यूब में भी डाले थे और हम सभी को भेजे थे। तो if you send it to me, I'll definitely share it with मेरे नाज़रीनों के साथ। Month is coming, and if any Muslim are watching,
or if they have any Muslim friends, they can tell them and spread the word. MilanUS.com. Google us, Muslim Matrimonial in New York, and we come on the top of on the Google page. So we are trying to help people, and I'm involved in the community, like Pakistani American community of Long Island. Pakoli ka, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल. Yes, we just did the Pakistan Day, and I wrote a skit. A short skit, a satire about chatting with Quaid-e-Azam, father of Pakistan. And then I pointed out all the shortcomings in Pakistan. And तो आप हमारे नाज़रीनों को थोड़ा सा briefly बताएं that Quaid-e-Azam मोहम्मद अली जिन्ना साहब के साथ आपका जो गुफ्तगू हुई थी, तो it was a satire, right? मैंने देखी है, तो थोड़ा सा हमारे नाज़रीनों को आप बताएं that आपने कैसे किया और उसका जिस्ट थोड़ा बताएं. उसमें पता नहीं इतना मजा आएगा नहीं आएगा, इसलिए अगर मैं बताऊं तो वो तो देखने में ही होगा, और वैसे वो फेसबुक पे इस वक्त है मौजूद, 10 मिनट्स का वो है. और थोड़ा सा बताएं ताकि लोग थोड़ा दिलचस्प हो जाए और दिलचस्प होके वो फेसबुक खोले, या तो जो मैं लिंक शेयर करूंगी उसको देखे, एंजॉय करे, कुछ मालूमात हासिल करे. Right. Well, first of all, when I'm surprised that Quaid-e-Azam is showing up in a Pakistan Day festival in Eisenhower Park. So he says, no, I saw somebody have added me in WhatsApp. No, not a WhatsApp, WhatsApp group. And that's how I found out that you have a Pakistan Day festival. I said, oh, you have this. आपके वहाँ भी इतनी सहूलियत है ये? कहने लगे हाँ वो है, बल्कि फातिमा जिन्ना जो सिस्टर थी उनकी, Fatma is very active on Facebook, and she told me कि अमेरिका में तमाम बड़े बड़े शहरों में पाकिस्तान डे अगस्त के महीने में मनाया जाता है. तो मैंने उस पर तंजिया कहा कि यस, हमें बहुत मोहब्बत है पाकिस्तान से. हम अगस्त के महीने में मुख्तलिफ शहरों में नहीं, बल्कि एक ही काउंटी में एक ही दिन में दो हम इवेंट करते हैं. तो ये एक तंज था कि भाई हमारे तो बहुत सारे होता है. अभी घरों में भी लोग रखते हैं पार्टियां. yes, तो कंपटीशन चलता है कि नहीं मैं करूंगा. तो बहरहाल, लेकिन ये है कि so there are many other things we talk about जो कि वो देखने में ही मजा आएगा. तो वो किया. और इसके अलावा मेरा अपना शौक मुशायरे और म्यूजिक का है, जो कि मैं करता रहता हूँ. बज़्म ख़याम एक ऑर्गेनाइजेशन है मेरी कॉलेज के. आपका कॉमेडी भी बहुत अच्छा, मैंने कई बार देखी हूँ. आपने बहुत अच्छा कॉमेडी, आप याद कीजिए दैट आई थिंक 2019 में था कुछ कॉमेडी आपने बहुत बढ़िया किया. और शायरिया तो करते ही हैं, मेरे शो में आकर भी आपने शायरिया किए और कॉमेडी का कुछ सेगमेंट उसमें भी था. तो फिर आपने अनारकली जो है उसने आपने नरेशन किया, फिर ही रांझा में किया. तो बहुत बढ़िया. तो एज अ क्लोजिंग स्टेटमेंट आप हमारे नाजरीनों को क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या पैगाम देना चाहते हैं? आई डोंट नो कि मैं इस काबिलों को मैसेज दूं, मगर मेरा मैसेज जो है वो ये है, पैगाम में मोहब्बत जहां तक पहुंचे. तो बस ये है कि हमें देखें, हम अमेरिका में रह रहे हैं और इतने मुख्तलिफ नस्ल के लोग हैं, मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग हैं, और हमें अगर हम आपस में एक दूसरे को पहचानेंगे जानेंगे, बजाय इसके कि हम उनसे मिलें ही नहीं और यही खौफ में रहें कि भाई ये तो पता नहीं कैसे होंगे, तो फिर हम वो बात पैदा नहीं होगी. यहाँ पे हम जब रहते हैं तो सबसे मिलजुल कर रहें, चाहे वो कहीं का भी हो. देखें, गवर्नमेंट तो कुछ भी करती रहे, लेकिन लोगों के आपस में दरमियान में तफर्रुका नहीं. हाँ, बिल्कुल दोस्ती होना चाहिए, बिल्कुल दोस्ती बरकरार रहना चाहिए. समझौता होना चाहिए, जब जरूरत पड़े एक दूसरे का साथ देना चाहिए. राइट. हाँ, बिकॉज प्यार मोहब्बत ही एक्चुअली is the answer for everything. और ये जो अभी अफगानिस्तान में हो रहा है, देखें कितना पावर प्रेशर यूज किया गया, नथिंग हैपन. तो अब अगर वो शुरू में ही ये डिप्लोमेटिक बात की कर लेते और मुज़ाकरात कर लेते, तो मेरा ख्याल है कि ये जो 20 साल गुजरे हैं इस तरह से तकलीफ में, अमेरिका के लिए भी मैं बताऊं, अमेरिका में बहुत सारे कैजुअलिटीज हुई हैं और उनका डेट्स एंड डेफिसिट्स इतना बढ़ गया क्योंकि उन्होंने more than $2 trillion उन्होंने खर्चा किया. Right. $42 billion every year was going into Afghanistan. They will be saving. I hope that they will be spending on Americans now.
एग्जैक्टली इधर देखिए कितने लोग जॉबलेस हैं और बिलो द पॉवर्टी लाइन जी रहे हैं, बहुत स्पेशली आई मीन द कलर्ड कम्युनिटी, जो ब्राउन कम्युनिटी जिसको कहते हैं। और ये अभी अमेरिका को इसमें पैसा खर्चा करना चाहिए। आई मीन जंगे लड़के और जो कभी भी नहीं इनको बेकार का गया। कोई जंग से कोई मसाइल हल नहीं होते, और ये बहुत से लोगों को समझदार लोगों को पता है और वो इसीलिए नहीं करते। और अभी आपने देखें जो बाइडेन पे अभी बहुत लानत मलामत हो रही है कि उसने जो है ना वो वापस बुला लिया। भाई जो बाइडेन पहला प्रेसिडेंट नहीं था जिसने कहा था कि हम वापस लेके आएंगे और विड्रॉ करेंगे, ये तो चौथा प्रेसिडेंट है। डोनाल्ड ट्रम्प ने तो डील बना के आए थे कि भाई वो हम विड्रॉ कर लेंगे, लेकिन जो बाइडेन ने करके दिखा दिया। सिर्फ फर्क ये है कि उन्होंने जो स्ट्रेटजी बनाई अपना विड्रॉल की वो सही नहीं थी, उसकी वजह से ये सारे मसाइल खड़े हुए। लोग जो है ना वो वहाँ से भागने के इतने खौफजदा हैं कि भाग रहे हैं। हालांकि तालिबान ने खुद कहा है कि सबको जनरल एमनेस्टी दी जाएगी, आम माफी का ऐलान। कोई भी चाहे उसने अमेरिका का साथ दिया हो या कोई भी हो, उसको कुछ नहीं कहा जाएगा। औरतों को भी कोई लोग ये समझ रहे हैं कि आप तो उन पर जुल्म हो गए, नहीं, वो स्कूल जा रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं, जॉब। मैंने उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी हो तो मैं क्या बोलूं, मैं खुश भी नहीं हो पाई और मुझे यही लगे दैट तालिबानों ने कैसे फॉरगिवनेस की बात कह रहे हैं, उन्होंने सभी को माफ करने के लिए तैयार है। आई मीन वो लोग भी जो अमेरिका का साथ दिए हैं, जैसे कि आपने कहा। अगर वो इसके ऊपर वाकई अमल करते हैं, अभी तो 2 ही 3 दिन हुए हैं ना, तो अभी पता नहीं है, लेकिन अगर वो करते हैं तो वाकई ये एक इस्लामी तरीका है कि जब जंग में जीत जाओ तो फिर सबको माफ कर दो, फिर कोई, और ख़ास तौर पे जो बूढ़े लोग हैं, जो औरतें हैं, जो बच्चे हैं, उन पे जंग के दौरान भी कभी तशद्दुद ना करो, ये इस्लाम कहता है। तो अगर वो वाकई ये कह रहे हैं और इस बुनियाद पे कह रहे हैं तो हम समझते हैं कि ये एक अच्छी बात है। फ्यूचर में भी अगर ये मेंटेन करें तो हम समझेंगे कि अब ये वो तालिबान नहीं जो पहले 20 साल पहले थे, 20 साल पहले का। हाँ, तो लेकिन उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस और तमाम जो इंटरव्यूज सुन के मुझे लगा दैट इस जनरेशन का जो तालिबान है वो पिछले जनरेशन से काफी पढ़े लिखे हैं और मालूमात रखते हैं, टेक्नोलॉजिकली भी उनको काफी जानकारी मालूमात है और आर्म्स एंड एम्यूनिशन में भी वो काफी बेहतर है। तो देखते हैं आगे चल के दैट रास्ता कैसे होता है। अफगानिस्तान के तकदीर में अल्लाह ने क्या लिख के रखे हैं, कितना सुकून मिलेगा अफगानियों का। अभी तो पूरा केओस है, बहुत ही परेशान है सब लोग, और एयरपोर्ट्स का जो तस्वीरें आ रहा है तो उसमें मैं देख रही हूँ दैट कितना आउट ऑफ कंट्रोल सिचुएशन है, एकदम काबू में है ही नहीं कुछ। तो उम्मीद रखती हूँ दैट आगे का सफर पहले से बेहतर होगा तालिबानों के साथ। तो देखते हैं। प्रोटेस्ट भी अभी चारों ओर जारी है। अफगानियों ने व्हाइट हाउस में व्हाइट हाउस के सामने उन्होंने प्रोटेस्ट रैली रख रहे हैं, शहरों में रख रहे हैं, जूम पे इवेंट्स कर रहे हैं, यहाँ तक कि मेरे शो में भी आ रहे हैं अपना व्यूज एंड ओपिनियन को नाजरीनों तक पहुंचाने के लिए। So yeah, that's it. That's the way. देखिए ना, अगर तो जो लीडर हैं अफगान हुकूमत के, अगर वो इस तरह ना भागते तो हो सकता था कि बाकी जो दूसरे लोग थे वो भी ना भागते। ये एक बहुत बैड एग्जाम्पल उन्होंने दिया ना, ऐसे देश छोड़ के, अपना वतन को छोड़ के चले जाना, तो ये मुझे कहीं से हजम नहीं हुआ। बिल्कुल, उन्होंने अपनी जान बचाई, और पता नहीं कुछ लोग ये कहते हैं कि वो अरबों डॉलर लेके निकले हैं, नहीं पता कि कितना सही है, लेकिन अगर वो निकले हैं तो वो अफगानियों का पैसा है जो कि वो लेके गए हैं जहां भी गए हैं। जी, तो बिल्कुल ये गलत मिसाल उन्होंने कायम की है, और जिस तरह से आए थे और जिस तरह से करप्शन किया ड्यूरिंग हिज टेन्योर, वो वैसे भी उससे इसीलिए उनकी जड़ें खोखली थी। इसी वजह से तालिबान के पास तो सिर्फ 60,000 मिलिटेंट थे, इनके पास 300,000 थे, राइट, जो कि वेल ट्रेन्ड थे, वेल इक्विप्ड थे बाय अमेरिका। ये जो बाइडेन ने
फखरिया कहा कि हमने जनाब उसको इतना ट्रेन कर दिया है कि तालिबान की हिम्मत भी नहीं होगी। लेकिन देखें, हिम्मतें तो पैसे से नहीं खरीद जाती हैं, वो आती है पैशन से। और तो अब वो अफगान जो फौजी थे, ये नहीं कि वो लड़ने के काबिल नहीं थे, उन्होंने यही सोचा कि हम किसके लिए लड़ें। उनके पास तो ये सवाल आ गया, हम लड़ें तो किस बात पे लड़ें, किससे लड़ें, अपने ही लोगों से लड़ें, खून खराबा करें। उन्होंने कहा नहीं भाई, हम नहीं कर रहे कुछ, हथियार डाल दिए और उन्होंने भी माफ कर दिया, कोई जंग नहीं हुई, कौन खून खराबा नहीं हुआ, बिल्कुल। यानी इस तरह से तो बात तो सारी ये है कि जो लीडरशिप वहाँ थी वो इस काबिल ही नहीं थी, उसको एक सपोर्ट के जरिए मतलब वहाँ पे रखा हुआ था इतने बरसों से, लेकिन उनके जड़ें अवाम में नहीं थी। तो यही बात हुई। इट्स अ कंप्लीट मेस, जैसे कि आपके वजीर आजम ने कहा। तो एनीवे, थैंक यू सो मच, आपको बहुत बहुत शुक्रिया आपका कीमती वक्त हमें देने के लिए, और आपका जो पैगाम है, आपका जो व्यूज ओपिनियन आपने हमारे साथ शेयर किए हैं हमारे नाज़रीनों तक पहुंचा देंगे। आपको बहुत बहुत शुक्रिया और एक बार अल्लाह हाफिज।